यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसके यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट यहाँ पर 17 है, ठीक है। इसको देखेंगे 17 नंबर टेस्ट को। और यहाँ पर हम लोग कल इसका पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए थे, और हम लोग आज यहाँ पर करेंगे 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेबस इसका टॉपिक है, इकोनॉमिक के यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, है ना। अब 52 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल 50 और 51 मैंने दोनों करा दिया था आपको। 52 से स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पद दे रखा है, विवरण दे रखा है। अधिमान व्यापार समझौता पीटीए ये लगभग सभी व्यापार को शामिल करने किए बिना स्वीकृत उत्पाद को एक सकारात्मक सूची का प्रशुल्क में कमी करते हैं। पहला करेक्ट है। सेकंड, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड यहाँ पर एग्रीमेंट जो होता है, ये लगभग सभी व्यापारों अधिरोपित प्रशुल्क को समाप्त करना, जबकि यहाँ पर गैर सदस्यों के लिए एक समान बाह्य प्रशुल्क बनाए रखना। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौता जो होता है, ये अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाले उत्पाद जैसे कि प्रशुल्क समाप्त किए गए थे, है ना, उसमें, किंतु प्रत्येक सदस्य देश जो गैर सदस्य होते हैं उसके लिए अपनी पृथक बाह्य जो प्रशुल्क संरचना होती है उसको बनाए रखता है, और गैर सदस्यों के लिए समान बाह्य प्रशुल्क बनाए रखना सीमा शुल्क संगठन को विशेषता होती है, न कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तीसरा, सीमा संघ शुल्क संघ जो है, इसमें देश के जो बीच यहाँ पर शून्य व्यापार शुल्क के माध्यम से गैर सदस्य देशों के लिए एक समान बाह्य प्रशुल्क होगा। तीसरी बात से करेक्ट है। चौथा बोला है कि साझा बाजार सदस्य देशों के बीच श्रम और पूंजी जो स्वतंत्र होते हैं आवागमन, उसके साथ सीमा शुल्क का संघ के साथ, तो ये भी बात करेक्ट होगी। देखो चौथी बात भी सही है इसकी, जो यहाँ पर साझा बाजार की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी बात बोला है, ये भी बात इसकी करेक्ट है, लेकिन दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत थी, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो ये गलत हो जाएगी। बाकी पहली भी सही थी। 1, 3 और 4 तीन बातें करेक्ट हैं। 53 नंबर है, कथनों पर विचार करना है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मधु जैसे वस्तुओं के निर्यात आयात से संबंधित जो लेन देन होते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात, व्यापार संतुलन में घाटा होना अनिवार्यता ये संकेत करता है कि उसी वर्ष भुगतान संतुलन में भी घाटा होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भुगतान जो इसमें 53 की बात कर रहा है कि जो व्यापार घाटा होता है ये होना अनिवार्यता ये नहीं दर्शाता है कि भुगतान घाटा भी होगा, है ना, आगे का नहीं बताएगा, राइट। कोई देश व्यापार में घाटे की स्थिति में होते हुए भी अदृश्य मदों जैसे कि प्रेषण या सेवाएं उसमें अधिशेष अथवा पूंजी प्रवाह के कारण समग्र भुगतान संतुलन को संतुलित रख सकता है। अतः बीओपी का केवल एक घटक है और दोनों सदैव समान दिशा में संचालित नहीं होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर ये घाटा हो रहा तो यहाँ पर भी घाटा बताएगा ये, ठीक है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 है, विनिमय दर प्रणाली के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें। स्थायी विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके मुद्रा को पूर्व निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखता है। पहला 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के तहत विनिमय दरें पूर्णतः बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होती हैं तथा केंद्रीय बैंक कभी भी विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप नहीं करेगा या नहीं करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा का मूल मुख्यतः मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों की उस पर निर्धारित करेगा, ठीक है। हालांकि व्यवहार में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के माध्यम से होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। अतः यहाँ पर कथन अस्थायी प्रणाली में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप नहीं करते हैं, है ना, तो ये बात तथ्य जो है ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, एक प्रतिबंधित अस्थायी विनिमय दर प्रणाली प्राधिकरण को एक निश्चित क्षमता के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की सुविधा प्रदान करती है। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिसे डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है, इसमें विनिमय दर पुख्ता बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन आवश्यक होने पर प्राधिकरण हस्तक्षेप करने का विवेकाधिकार रखते हैं। इनमें कोई निश्चित क्षमता और निर्धारित होती है, तथापि हस्तक्षेप की अनुमति होती है इसमें। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 54 का 2 बात करेक्ट है, बी। 55 है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर नीर के बारे में विचार करना। नीर जो मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना, नीर, और यहाँ पर एक और डिफिनेशन था रीर, है ना, इन दोनों को मैंने आपके इसमें डेली टारगेट था ना, उसमें टॉपिक आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसके बारे में देखते हैं। नीर वह असमायोजित भारित औसत विनिमय दर होती है जिस दर पर किसी एक देश की मुद्रा का विनिमय विविध देशों की मुद्रा समूह एक साथ किया जाएगा। क्या होगा? 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नीर को मूल देश के
उसकी व्यापारिक भागीदार देश के मध्य मुद्रास्फीति के अंतर को अनुसार समायोजित करके प्राप्त किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, नीर के आधार पर किसी मुद्रा के पूर्ण अर्थों में अधिक मूल्यांकित अथवा कम मूल्यांकित होने के निर्धारण नहीं किया सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत, क्योंकि यहाँ पर नीर केवल सापेक्ष मूल्य को निरूपित करता है और वह स्पष्ट नहीं करता है कि कोई मुद्रा पूर्ण रूप में सुदृढ़ है अथवा कमजोर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथी बात है, नीर रीर के लिए विविध विदेशी मुद्रा समूह के निर्माण में विभिन्न मुद्राओं के देश के व्यापार में कमी उनकी सापेक्षी जो महत्ता होती है उसके अनुसार भार प्रदान करता है। चौथी बात करेक्ट होगी। 1, 2, 4 करेक्ट है, तीसरी वाली बात गलत होगी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन 56 है, भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संबंध में विचार करना है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार LTR, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिजर्व ट्रांसपोजिशन, बाह्य वाणिज्यिक उधार, इनमें से कौन से बोला कि भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में से सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होगी, स्वर्ण भी है, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिजर्व ट्रांसपोजिशन, लेकिन बाह्य वाणिज्यिक उधार इसमें नहीं होगा। सभी होंगे लेकिन बाह्य वाणिज्यिक उधार इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसके विपरीत होता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार बाह्य देयताएं जो होती है वो होती हैं, अतः ये विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का भाग नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के बारे में विचार करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी विदेशी राष्ट्र के अस्थायी स्थायी व्यावसायिक हित की स्थापना सम्मिलित होती है तथा इसमें सहायक कंपनी की स्थापना, किसी कंपनी को अधिग्रहण अथवा उसके संयुक्त उपक्रम के भागीदार होना शामिल हो सकता है। पहला देखो, पहली बात यहाँ पर जो बोला है 57 का, ये क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होता है, ये क्या होता है? इसमें दीर्घकालिक प्रतिबद्धता तथा किसी विदेशी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक हित की स्थापना सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत सहायक कंपनी की स्थापना किसी विद्यमान कंपनी का अधिग्रहण अथवा संयुक्त उपक्रम भागीदार का विकल्पित होता है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवेशक प्रबंधन संबंधी निर्णय में सक्रिय भागीदारी करता है और मेजबान राष्ट्र को प्रौद्योगिकी की प्रबंधकीय कौशल के अंतरण में सुगम बनाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? देखो, सेकंड से गलत, क्योंकि प्रबंधन सक्रिय सहभागिता जो होती है ये जानकारी अंतरण FDI की विशेषता है, न कि FPI की, तो ये बात इस यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा देखो, याद रखना FPI और FDI दोनों अलग हैं। ठीक है, वहाँ की बात यहाँ रख देगा, यहाँ की बात वहाँ रख देगा, बस इतना ही गलत कर सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश समानता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में अधिक अर्थ सुलभ होते हैं और इसे प्रायः निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण में अल्पकालिक बाजार अवसरों से प्राप्त उद्देश्य में किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात से करेक्ट है। चौथा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जोखिम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक होता है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1, 3, 4 करेक्ट है ना? आंसर क्या होगा? 57 का 1, 3, 4 ये बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह आर्थिक अवधारणा जो किसी एक विकल्प के चयन के कारण त्यागे गए अन्य विकल्प के होने वाले लाभ को अथवा लाभांश के निरूपित करती है, कहलाती है क्या? ये कहलाती है अवसर लागत। डी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अवसर लागत से आशय उस लाभ से है जिसे किसी संसाधन के एक विकल्प के उपयोग करने के कारण अन्य विकल्पों से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ के रूप में त्याग दिया जाता है। अर्थात जब किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है तब सर्वोत्तम विकल्प से प्राप्त होने वाला वांछित लाभ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 59 नंबर, यह वह योजना जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, ठीक है, ग्रामीण युवाओं का स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होता है उसके समायोजित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबी बेरोजगारी में निरंतर सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार होते हैं उनको कार्यक्रम में माध्यम से मंदी की अवधि को रोजगार प्रदान करना। ये क्या है? ये किस योजना में बताई गई थी बात? ये बात बताई गई थी 59 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 59 हो गया। 60 वर्ष 2025-26 केंद्रीय बजट के अंतर्गत संबंधित यहाँ पर लघु, यहाँ पर मध्यम वर्गीकरण दे रखे हैं, देखना है इसको। पहला वो रखा है सूक्ष्म उद्यम 2.5 करोड़ निवेश यहाँ पर होगा और कुल कारोबार बीमा 10 करोड़
पहली बात क्या होगी, 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, लघु उद्यम 25 करोड़ और 100 करोड़, 25 करोड़ निवेश है और 100 करोड़ कुल कारोबार है, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। जिससे यहाँ पर इसमें उद्यम को उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ है और अधिक वित्तीय बाजार में अवसरों को सुनिश्चित करने को सहायता मिलेगी। मध्यम उद्यम 125 करोड़ और 250 करोड़, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें निवेश सीमा 125 करोड़ है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो कारोबार सीमा है वो 500 करोड़ होगी, ना कि 250 करोड़, ये गलत है। ओनली 1 टू करेक्ट है, दो बातें। क्वेश्चन नंबर 61 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में विचार करना है कि इसके अनुसार भारत में प्रवासन संबंध में देखते हैं। पहली बात, कार्य के लिए प्रवास करने वाले पुरुष की तुलना में विवाह करने वाली जो महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं होती है, उसके प्रवासन की संख्या अधिक होती है। पहली बात, 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बात एकदम सही है, ठीक है, सही बात है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर प्रवास करने वाले प्रवास के जो कारण है ये भी स्पष्ट अंतर दिखा है इसमें कि 67% यहाँ पर पुरुष है और रोजगार काम या तलाश में प्रवास करते हैं, जबकि यहाँ पर 87% महिलाएं मुख्यतः विवाह के कारण स्थानांतरित हो जाती हैं, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, ग्रामीण पुरुषों में प्रवासन शहरी पुरुषों के प्रवासन से अधिक है, राइट। सेकेंड बात यहाँ से शायद गलत होगी क्योंकि अपोजिट बता रहे बात, है ना। देखो सही बात है, क्योंकि गलत मतलब सही बात गलत है, सही बता रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं 48% और 5.9% पुरुष प्रवासी थे, जबकि यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में इधर क्रमशः 47% है ना। तो यहाँ से कम ये बात सही है, तो मतलब बात गलत है ना। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 61 का, एक बात इसकी करेक्ट है पहले वाली, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण पुरुषों का प्रवासन शहरी पुरुषों के प्रवासन से अधिक बता रहा है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसको देखो हम लोग थोड़ा अपनी भाषा में समझ लेते हैं। एक तरह से ऐसा यहाँ पर ग्रामीण लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर शहरी। ग्रामीण में यहाँ पर महिला, ठीक है, यहाँ पर पुरुष, ऐसे लिख लेते हैं। ग्रामीण में जो पुरुष हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं 48% है, ठीक है, जो प्रवासी थे 48% यहाँ पर महिलाएं प्रवासी, और 5.9% पुरुष प्रवासी थे, 5.9% पुरुष प्रवासी थे। और जो शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर 47% महिलाएं, ठीक है, और 22% पुरुष हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है ना, डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये बोला था यहाँ पर कि क्या बोला था इसने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थे, ऐसे क्या, फिर से पढ़ लेते हैं। ग्रामीण पुरुषों का प्रवासन में शहरी पुरुषों के प्रवासन से अधिक होगा। शहरी पुरुषों से प्रवासन अधिक नहीं है ग्रामीण का, देखो कम है, फिर 5.9 है, यहाँ पर 22 है, ठीक है, ये दिखाना चाह रहा था मैं, ठीक है, डेटा रख के। तो 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, ओनली 1 सही है। क्वेश्चन 62 है, 62 नंबर, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत अनुसूची एम मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगी। आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है, करेक्ट आंसर 62 का। औषधि निर्माण के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर प्रैक्टिसेज GMP इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC के बारे में। APEC अपने सदस्य देशों की बजाय अर्थव्यवस्था कहकर संबोधित करता है और सहमति आधारित स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से काम करता है। पहली बात 63 का आंसर क्या होगी, ये करेक्ट है। सेकेंड, APEC की प्रक्रिया सिंगापुर में मुख्यालय वाले स्थायी सचिवालय द्वारा समर्थित होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत APEC का संस्थापक सदस्य है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत APEC को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण सुदृढ़ करने को लेकर महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 2। अच्छा पूछे कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो एक गलत होगा, तीसरा वाला, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 64 बोला हाल ही में समाचारों में चर्चित में रही गोल्डन डैम पैट्रियट HQ-16 और एवेंजर सिस्टम किससे संबंधित है। ये संबंधित है 64 का करेक्ट आंसर उन्नत वायु रक्षा मिसाइल और अवरोधन प्रणाली से संबंधित होगी, ठीक है। गोल्डन डोम अमेरिका प्रस्तावित है और पैट्रियट अमेरिका HQ-16 चीन में, ठीक है। और जो एवेंजर सिस्टम है ये अमेरिका वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल को लेकर के यहाँ पर प्रणालियाँ हैं, जिसे आने वाले दुश्मन विमान ड्रोन को मिसाइलों को पता लगाने और उनसे ट्रैक करने को लेकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। बी आंसर होगा। 65 है 65 नंबर,
कोर्दोफान, अल फसल और गजीरा जैसे क्षेत्र हाल ही में विनाशकारी गृह युद्ध के कारण चर्चा में थे। ये निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ये स्थित है सूडान में। बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 66 नंबर। 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है? ठीक है, अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है इनमें से कौन से देशों के? अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था 2020 में, जिससे इजराइल और कई अरब यहाँ पर मुस्लिम बहुल देश के बीच संबंध को समान बनाना था। ठीक है, और इस समझौते का नाम बाइबिल के पात्र अब्राहम के नाम पर रखा गया, जिन्हें यहूदियों और अरब के साथ यहाँ पर साझा पूर्वज माना है, जो भाईचारे का प्रतीक बताते हैं। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपको, एक तो पहला तो जाएगा यहाँ से इजराइल, ठीक है, उसके बाद बहरीन, उसके बाद आपका मोरक्को और सूडान। भारत इसमें यहाँ पे नहीं होगा, ये याद रखना है बात। भारत अब्राहम समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 67 है, 67 नंबर। हाल ही में हुए विदेशी देनदारियों के परिसंपत्ति FLA पर सेंसस संबंध में विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर ने मिलकर वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के कुल FDI प्रवाह का 1/3 से अधिक हिस्सा प्राप्त किया है। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ा FDI प्राप्त करने वाला क्षेत्र बना रहा है, उसके बाद सेवाओं का स्थान रहा है। सेकंड बात क्या होगी? 67 का सेकंड यहाँ से करेक्ट है। प्रत्यक्ष बाह्य निवेश ODI FDI की तुलना में धीमी गति से बढ़ा, जिससे यहाँ पर आवक से जावक FDI अनुपात में वृद्धि हुई है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष विदेश जो होता है, यानी जब कोई भारतीय कंपनी अपने संचालन विस्तार विदेशी में काम करती है तो क्या है 11.66 कितना लाख करोड़ दर्ज किया गया था। इसकी प्रमुख निवेश गंतव्य सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड है। ठीक है, तो तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। राइट, आंसर 1 2 करेक्ट है। 67 का बी। 68 है, भारत में घरेलू वित्तीय प्रवृत्ति के बारे में विचार करना है। घरेलू वित्तीय देयताएं की वृद्धि वित्तीय देयताएं की वृद्धि दर वित्तीय परिसंपत्ति से अधिक रही है। पहली बात। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में नवीन घरेलू वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा इस अवधि के दौरान लगातार बढ़ता गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर GDP के सापेक्ष बचत की कमी को लेकर के वर्तमान में वित्तीय परिसंपत्तियां GDP 12% से गिरकर 10.8% हो गई है। ये बात गलत हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का मुख्य विकल्प बनी रही है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये तीसरी बात यहाँ से जो है 68 की ये हो जाएगी आपकी करेक्ट हो जाएगी। सही है, 1 और 3 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से सही हो जाएंगी इसकी। 69 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर, रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के संबंध में विचार करना है। ये असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग होगा। पहली बात। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये असम के काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य में एक भाग है, जो लाओखुआ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, और ये लगभग 2.5 से 3 वर्ग किलोमीटर में फैला बड़ा का मैदान दलदल क्षेत्र होगा। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, लोकटक झील मणिपुर की तुलना में यहाँ जल पक्षी प्रजातियों की विविधता अधिक होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसे 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। तीसरी बात क्योंकि तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रामसर स्थल नामांकन समृद्ध पक्षी जीवन विविध आवासों और मजबूत पारिस्थितिक संबंध वाला जो रोमारी डोंडुआ अभ्यारण्य है आर्द्रभूमि, उसके परिसर को लेकर के नामांकन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार मानते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, तीसरा तो गलत है, पहला भी गलत है, तो ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 69 का? 1 और 3 तो गलत पूछा है ना, सी आंसर होगा। 70 नंबर है। कथन 1, कथन 2, ट्रैक्टर उत्सर्जक मानक टर्म स्टेज 5 सरकार द्वारा कृषि ट्रैक्टरों में होने वाले हानिकारक धुएं के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानक होता है। पहली बात। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है, भारत ने ट्रैक्टर उत्सर्जन मानक वर्ष 2019 में प्रारंभ किए थे और उपयुक्त संदर्भ में कौन सा यहाँ पर से बता रहा है? देखो सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर
टर्म TRM जो है उसके स्टेज भारत के ट्रैक्टर सर्जन माना पहली बार वर्ष 1999 में 1999 में लागू किया गया था, ना कि 2019 में। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो भारत टर्म स्टेज 2 है उसमें 2003 में किए गए थे, ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 बोला कि सिंगापुर विमान क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। पहली बात क्या होगी, 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, विमानन क्षेत्र वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 5.2 मतलब 5.2% उत्पन्न करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विमानन क्षेत्र वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 1.2% उत्पन्न करता है। फिर भी SAF है ना, फिर भी SAF जो है उसका एक वादा होता है कि उसके बावजूद महंगा और दुर्लभ बना हुआ है, जो 2024 में वैश्विक जेट ईंधन का केवल 0.3% ही होगा, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 71 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का यह देश अपनी कालाहारी मरुस्थल, विस्तृत सवाना परिदृश्य और ओकावांगो डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, जो एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। चौबे राष्ट्रीय उद्यान के विशाल हाथी समूह का आश्रय स्थान होने के साथ साथ वह अपने लगभग 17% भूमि को संरक्षित हेतु समर्पित करता है तथा हीरा निर्यात जो आधारित अर्थव्यवस्था है उसका समृद्ध होगा उसके लिए। आंसर क्या हो जाएगा, 72 का किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बोत्सवाना की, ठीक है। ये ओकावांगो डेल्टा पर स्थित है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े अंतर्देशीय डेल्टाओं में से एक मानते हैं इसको, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चौबे राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। चौबे राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकते हैं कहाँ स्थित है, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 73, CMS-03 सैटेलाइट के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय नौसेना हेतु निर्बाध संचार की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। पहली बात 73 कहाँ से, ये करेक्ट होगी, ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। सेकेंड बात है, इसे LMV-3 रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया था, जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी उपयोग किया गया था इसका। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात एकदम सही है। आंसर क्या होगा, पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों क्योंकि सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की स्थापना अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों की निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना होगा। 74 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में उपग्रह घटकों की प्रणालियों के निर्माण हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान करती है। सेकेंड बात, 74 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी कंपनी बनी है, जिसने विक्रम S उपकक्षी मिशन के माध्यम से रॉकेट प्रक्षेपण किया है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर 74 का 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 75 नंबर है, अनुसंधान विकास और नवाचार RDI के बारे में विचार करना है। ये योजना नीति आयोग की एक पहल है, जिसका एक समर्पित कोष 1 लाख करोड़ का होगा। पहली बात, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि RDI योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की पहल होगी, पहला गलत है। सेकेंड, निजी क्षेत्र में या उसके लिए इसकी प्राथमिक वित्त पोषण व्यवस्था दीर्घकालिक रियायती जो ऋण होते हैं उसके माध्यम से होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान शासी बोर्ड इस योजना के लिए रणनीतिक दिशा में प्रदान करेंगे। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। चौथा, इसका एक प्रमुख लक्ष्य उच्च तकनीकी वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड की स्थापना करना होगा। चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, चारों बातें यहाँ से सही है। आंसर 75 का अच्छा पहली वाली बात गलत थी ना, 2, 3, 4 यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4 बी बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 76, वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में विचार करना है। VREFB जो है ये प्रणाली विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वैनेडियम आयनों से संबंधित रिडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के साथ मध्यम ऊर्जा में संग्रहित करती है। पहली बात, 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, VRFB प्रणाली दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान
प्रदान करने के लिए उपयुक्त होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण तथा ग्रिड स्थिरता में सहायक होती है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या है यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। वेनेडियम रिडॉक्स फ्लोएस के बारे में एकदम सही बात बता रहे हैं, ठीक है। ये पारंपरिक बैटरियों के विपरीत VRFB जो है बाहरी टैंकों में रखे तल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं उसके रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं, और जिनसे ये मॉड्यूलर और आसानी से स्केलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो VRFB है इसके लाभ क्या होते हैं, जैसे कि लाभ होता है इसकी कि स्केलेबल, लंबे समय तक चलने वाले, कुशल होते हैं ये, जो सतत ऊर्जा भंडारण के लिए गैर ज्वलनशील पुनर्चक्रण को लेकर के तेज प्रक्रिया और गहन में सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो ये सब बातें एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर आके आते हैं 77 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, मानव अंग और ऊतक प्रतिरूपण संशोधन 2025 ने कार्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप्स की अनिवार्यता आवश्यकता को हटा दिया है। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, ये क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप प्राय महंगे होते हैं और इसे छोटे केंद्रों में इन्हें प्राय प्राप्त करना कठिन हो जाता है, ठीक है। सेकंड बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा देखते हैं आगे। आंसर हो जाएगा ये बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 78 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किसान संरक्षित जो किस्म है इसके बीजों का संरक्षित उपयोग विनिमय या बेच सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं बेच सकते हैं। पहली बात, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी होगी कौन, एपेडा, PPV और FRA, है ना। तो क्या होगा, सेकंड बात क्या होगी। 78 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्यान्वयन प्राधिकरण जो होता है ये पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्राथमिक निकाय होगा, ना कि ये, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। 79 नंबर है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के संबंध में विचार करना है। इसे वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। 79 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की उसमें घोषित किया जाता है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा है, ये केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। देखो केवल यहाँ पे आ गया है ना, तो क्या होगा यहाँ से गलत है, क्योंकि ये समग्र देश के पुलिस बल जैसे कि सुरक्षा संगठन, ठीक है, आसूचना और CAPF CPO फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान है उसके सदस्यों को प्रदान करते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, दो बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, मित्र शक्ति अभ्यास के बारे में विचार करना है। ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, इस अभ्यास का 25वां संस्करण वर्ष 2025 में आयोजित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये 11वां संस्करण था, 25वां संस्करण नहीं था, है ना, तो इस वजह से गलत हो जाएगी। इसका उद्देश्य होता है कि संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ सेवन जो होते हैं उनकी अंतर्गत प्रारंभिक और यहाँ पर जो पारंपरिक अभियान होते हैं उनके संचालन का अभ्यास कराना, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट, एक। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, यहाँ से आंसर होगा 81। भारत में हिरासत में लिया गया हिंसा के संबंध में विचार करना है। हिरासत में हिंसा की परिभाषा जो होती है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अंतर्गत दी गई है। पहली बात, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हिरासत में हिंसा की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता BNS में नहीं दी गई है। ये एक अतिरिक्त वैधानिक अवधारणा बनी हुई है जो कानूनी हिरासत में व्यक्ति को पहुंचाने वाली शारीरिक मानसिक हानि को संदर्भित करती है। पहला गलत है। सेकेंड, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि इसमें हिरासत यातना मुक्ति भी शामिल होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCAT 1984 का अनुमोदन किया हुआ है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुमोदन नहीं किया है। भारत इस संधि पर वर्ष 1997 में हस्ताक्षर किया था, लेकिन स्वतंत्र एंटी टॉर्चर लॉ की अनुपस्थिति के कारण अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। पूछा कौन सा गलत है, 1 और 3 गलत है, 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर, वुमनिया पहल के संबंध में विचार करना है। यह महिलाओं के उद्यमों और स्वयं सहायता समूह के सरकारी खरीदारों
को सीधे बिक्री करने में सक्षम बनाने हेतु जीएम पोर्टल पर प्रारंभ की गई पहल होगी। 82 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका प्राथमिक उद्देश्य कुल सरकारी खरीद का न्यूनतम 25% महिलाओं स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आरक्षित करना होगा। सेकेंड बात ये गलत है, क्योंकि ये महिलाओं के मालिकाना हक वाले बिजनेस के लिए सरकारी खरीद का 3% रिजर्व करने के लक्ष्य को समर्थित करता है। तो बात गलत हो जाएगी, आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 83, भारत की रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों के बारे में विचार करना है। भारत की रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ से अधिक हो गया है और ये 100 से अधिक देशों को उपकरण प्रदान करेगा। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्टार्टअप्स और MSME को रक्षा तथा एरोस्पेस तकनीकों के विकास के लिए समर्थन देता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस किसी भी देश के संवेदनशील सैन्य प्रणालियों में पूर्व स्वीकृत निर्यात की अनुमति देता है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये लाइसेंस पूर्व स्वीकृत गैर संवेदनशील रक्षा सामान को चुनिंदा मित्र देशों के निर्यात की अनुमति देता है। इसमें संवेदनशील क्लासिफाइड सिस्टम शामिल नहीं है और ये सभी देशों के लिए मान्य नहीं होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब ए यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च की गई पहल आशा का सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कैसे बताना है? पुन 4 में देख के देखो, इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं कि लाभार्थी जो होता है प्रक्रिया में और शिकायत निगरानी के लिए AI समर्थन प्रणाली हो सके, इसमें व्यवस्थित हो सके। ठीक है, डी आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर होगा। ये राशन पोर्टेबिलिटी जिसे ONORC के तहत हैंडल किया जाएगा और ब्लॉकचेन बेस्ड लॉजिस्टिक सिस्टम या अनाज ट्रांसपोर्ट की GPS ट्रैकिंग से जुड़ा नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। 84 का डी आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर है। 85 है 85 नंबर, सेनकाकू द्वीप जो समूह प्राय समाचारों में रहता है किस जल क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर पूर्व चीन सागर, बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं 86 नंबर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन जिसे G20 जोहान्सबर्ग समिट 2025 में लॉन्च किया गया था और सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। इसका बताओ किस प्रकार का सर्वोत्तम वर्णन कर सकते हैं, बताना है। देखो, ये जो है ये एक वैश्विक पहल है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग जो प्रथाएं होती है उसको सुधार करने के लिए बनाई गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन जिसे G20 में जोहान्सबर्ग समिट में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा? बी आंसर इसका सही आंसर होगा। और यह आयोग रेटिंग मानदंड में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाना और विकास तक यहाँ पर अधिक समान पहुंचाना, ठीक है, और प्रोत्साहन करने की दिशा में काम करना, जो शिखर सम्मेलन में सौहार्द, समानता, स्थिरता को अनुरूप को बताएगा। बी यहाँ से करेक्ट है। 87 है, राष्ट्रीय भौगोलिक वर्गीकरण NIC के संबंध में विचार करना है। वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के समापन के दौरान NIC 2025 जारी किया। 87 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय जो है कार्यान्वयन मंत्रालय, इसने राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के समापन के दौरान इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जारी किया है। ये बात गलत होगा। सेकेंड बात है, NIC सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक मूलभूत साधन होगा। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरी बात नहीं दे रहा है आंसर। अच्छा, तीसरी बात है ये। तीसरा बोला कि NIC 2025 को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 5 के अनुसार अनुरूप दिया गया। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, पहली वाली बात गलत हो जाएगी, 2 बातें सही है। 88 नंबर है 88, भारत में चाय के क्षेत्र से संबंध में विचार करना है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक उपभोक्ता होगा। पहली बात, 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत केन्या से अधिक लेकिन चीन से कम चाय का निर्यात करेगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर केन्या चाय निर्यात में अग्रणी है, जबकि यहाँ पर चीन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक होगा। तीसरी बात है, भारत का चाय बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय चाय बोर्ड 1953 के चाय अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय चाय बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो चाय की खेती, उत्पादन और विपणन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। और इसका मुख्यालय किधर है? मुख्यालय इसका कोलकाता में, और इसके विदेशी कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर जो होगा ये
ए यहाँ से करेक्ट है, तीसरी वाली बात भी गलत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 UNFCCC की 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 के परिणाम के संबंध में विचार करना है। ग्लोबल मोतीराव एग्रीमेंट में जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध निर्मूलन हेतु बाध्यकारी समय सीमाएं निर्धारित की गई है। पहली बात, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बाध्यकारी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई इसमें। ठीक है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, बिलियम 4x प्लीज का उद्देश्य वर्ष 2035 तक जो धारणी ईंधन उत्पादन के उपयोग को 2024 तक की स्तर की तुलना में 4 गुना बढ़ाना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ये। ठीक है, 4 गुना ध्यान रखना है आपको, 4 गुना बढ़ाना। ठीक है, 4x यहाँ पर 5x देगा ऐसा करके, तो ध्यान रखना है स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 सिर्फ यहाँ पर इसका गलत है, दूसरा करेक्ट है। सही पूछा है तो भी। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, गुजरात का अंबाजी मार्बल अपने अद्वितीय सफेद पत्थर और सांस्कृतिक तथा औद्योगिक महत्व के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो 20 वर्षों के लिए मानवता और नवीकरणीय है और यहाँ पर उससे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है इसकी, क्योंकि ये 10 वर्षों के लिए वैध होता है और नवीकरणीय है और यहाँ पर वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा विनियमित किया जाएगा। ठीक है, 10-20 वर्ष नहीं होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? एक यहाँ से सही आंसर है। तो अच्छा, तीसरा भी है। तीसरा बोला है, मार्बल एक औषधि चट्टान है जो चूना पत्थर के उच्च ताप और दाब से गुजरने वाली, जिससे कैल्साइट का पुनः क्रिस्टीकरण होना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टाइप से आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ना तो 2 सही है ना ही 3 सही है। पहला वाला बात सही था यहाँ से इसका। ठीक है, तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि मार्बल एक रूपांतरित चट्टान है जो तब बनती है जब चूना पत्थर उच्च ताप दबाव से गुजरता है, जिससे मैं इसका क्या होता है कैल्साइट आपस में क्या होता है, ये जुड़े हुए क्रिस्टल को घने द्रव्यमान में क्रिस्टलीकृत कर देता है। ये अधिकतर कैल्साइट मतलब CaCO3 उससे बना होता है, जिसमें मिट्टी, अभ्रक, क्वार्ट्ज, पाराइट, लोहा, ठीक है, ऑक्साइड उसके जो होते हैं और ग्रेफाइट ये सब शामिल होते हैं, और संगमरमर का रंग कार्यान्तरण के दौरान उपस्थिति छोटी अशुद्धियों से आता है। तो ये सब पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, तो तीसरा गलत है, आंसर ओनली 1 करेक्ट होगा, डी। 91 है, गाजा की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा सही है? गाजा की पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजराइल के साथ स्थलीय सीमा लगती है। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, गाजा की पश्चिमी तटरेखा भूमध्य सागर से मिलती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, और जो इसका एकमात्र समुद्री संपर्क के रूप में काम करेगी। गाजा की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है। तीसरी बात करेक्ट है कि गाजा की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है, जहाँ रफा क्रॉसिंग गाजा का अरब जगत के बीच एक स्थलीय बिंदु संपर्क के रूप में काम करेगा। तीनों बातें करेक्ट है। सी। 92 नंबर 92, इसमें बोला है मेकेदातु परियोजना के संबंध में विचार करना है, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। देखते हैं। पहली बात है, पहला बोला है प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय कर्नाटक में कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये परियोजना बेंगलुरु के पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, तमिलनाडु इस परियोजना का समर्थन करता है क्योंकि इसने निम्न धारा में जल उपलब्धता बढ़ती है इससे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में निरंतर इस परियोजना का विरोध किया है। ठीक है, क्योंकि उसे डर है कि कावेरी जल विवाद जो प्राधिकरण है, अधिकरण, उसे अंतिम आदेश 2007 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 18 द्वारा निर्धारित सुनिश्चित जल प्रवाह को कम कर सकता है। इस वजह से क्या है, इस वोटर में है ना, इसका विरोध किया है। तो क्या होगा? पहली बात सही थी, दूसरी बात सही है, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। राइट। चौथी बात है, परियोजना के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्वीकृति आवश्यक होगी। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 सही है, तीन बातें सही। सी आंसर 92 का आंसर होगा। 93 नंबर है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में कार्यान्वयन के बारे में विचार करना है। देखते हैं। इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा लागू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो पहला क्या होगा? 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत ऐसा समर्पित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च करने वाला है पहला एशियाई देश बनेगा।
सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत ऐसा मिशन करने वाला पहला ऐसे देश नहीं बनेगा। चीन ने भारत से पहले ही यहाँ पर समर्थित राष्ट्रीय क्वांटम पहले शुरू कर दी थी, और ये इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी को लेकर दुनिया का 7वां देश बनेगा। ठीक है, क्वांटम मिशन लॉन्च करने वाला। तीसरा, एशिया का 7वां नहीं है, याद रखना है, विश्व का होगा। विश्व का मिशन की अवधि 2030 से 31 तक होगी। तीसरी बात से करेक्ट है, एक और 3 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 94। हाल ही में चर्चित बिरसा 101 सर्वोत्तम वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर न्यूज़ में थी, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में आया था ये। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? ये बिरसा 101 है जो सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है, इसका किस में? देखो ये क्या है, बिरसा जो 101 है, ये सिकल सेल रोग को लेकर भारत की प्रथम स्वदेशी विकसित क्रिस्पर आधारित जीन उपचार पद्धति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्रिस्पर काफ़ी न्यूज़ में है, स्टार्टिंग से पूरी साल भर न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 95। रोगाणु प्रतिरोध के संबंध में विचार करना है। एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम अस्पतालों आईसीयू में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल होगी। 95 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है जिसका उद्देश्य एएमआर पर वैश्विक रणनीति के मार्गदर्शन देना। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में अनुसूची H तथा H1 के तहत पर्ची संबंधी नियम के माध्यम से तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देकर एएमआर से निपटना। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, आंसर 1, 2 और 3 सी। क्वेश्चन 96 है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के बारे में विचार करना है। ये योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 21 से 26 के दौरान कार्यान्वित होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये राष्ट्रीय ग्रीन योजना ICDS की पोषण और अभियान को एकीकृत करेगी, ये भी बात सही है। किशोरियों के लिए पूरक पोषण प्रावधान भारत के सभी जिलों में 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करेगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आयु वर्ग 14 से 18 होगा, ना कि 11 से 14। 1, 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। भारत में क्षय रोग टीबी के मामले में वर्ष 2015 से 24 के बीच तेजी से वृद्धि देखी गई है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, पहली बात गलत होगी, तेजी से वृद्धि नहीं देखी गई थी, इसमें कमी आई थी, है ना। मुझे डाउट लग रहा था इसका स्टेटमेंट केस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, बट यहाँ पर कमी हुई थी, है ना। गलत बात, क्योंकि 15 से मतलब 15 से 24 के बीच में पहले कितना था? 237 लाख था करीब, अब 187 लाख के आसपास हो जाएगी, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, क्षय रोग के वैश्विक मामले में भारत का योगदान 25% होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, पहली बात गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी नहीं घटी हुई है। तो आंसर होगा 97 का डी। 98 है, HAMMER प्रिसीजन गाइडेड वेपन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये फ्रांस की इस्फ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिफेंस द्वारा विकसित जमीन हवा से मार करने वाला एक सटीक निर्धारित हथियार होगा। 98 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये फ्रांसीसी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाला होगा। ठीक है, एयर टू सरफेस, है ना, हवा से जमीन पर, पहला गलत हो जाएगा। अगला है, ये मॉड्यूलर गाइडेंस और प्रोपल्सन किट के माध्यम से बिना निर्देशित बमों को सटीक प्रहार करने के हथियारों को प्रवर्तित करेगा। ये बात इसकी करेक्ट है। तीसरा बड़ा GPS निषेधित, ये इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध की स्थिति में भी उच्च सटीकता बनाए रखेगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। इसका परिचालन उपयोग क्या होगा? भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावी रूप से इस्तेमाल भी किया था, और ये फ्रांसीसी राफेल और भारत का तेजस लड़ाकू विमानों के साथ संगत होगा। तो 1 गलत है, 2 और 3 सही है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के दायरे में कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र पहचाने गए हैं? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर। एक तो नदियों के झरनों का पुनरुद्धार करना, दूसरा जल का प्रबंधन करना, ठीक है, और प्रौद्योगिकी संचालित जल का प्रबंधन करना, सामुदायिक सहभागिता। लेकिन समुद्री जल में जैव विविधता संरक्षण करना, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समुद्री जैव विविधता संरक्षण इस शिखर सम्मेलन के तहत कोई विषयगत क्षेत्र नहीं था। 1, 2, 4, 5 कहाँ पर है? बी नंबर करेक्ट है 99 का। ठीक है,
आते क्वेश्चन 100 नंबर। इसने बोला हाल ही में समाचारों में चर्चित EB1A किससे संबंधित होगा। EB1A जो संबंधित है, ये संबंधित है असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक अमेरिकी स्थायी निवास की श्रेणी होगी। बी क्या होगा, 100 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने दृष्टि इसके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसका पार्ट 1 भी किया था, और यहाँ पर पार्ट मतलब एक टेस्ट और डिस्कस किया था, वो किया था फॉरम एस का किया था, है ना। तो फॉरम एस का भी आपको कर लेना है। ठीक है, जितने भी पेपर हैं आपको करना है वो आपको यहाँ से करते जाने, सब यहाँ पर क्वेश्चन रखे। ठीक है, और यहाँ से आज मैं जो यूपी पीसीएस का अध्याय इसका टेस्ट है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और वापस से हम लोग कल अपने टारगेट में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 दिन का मैं टारगेट आपको लीव दे रखा था, ऑफ दे रखा था, तो उसमें आप अपना सब टॉपिक पढ़ सकते थे। आप अगर टारगेट से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, बहुत अच्छे में, मतलब कोई चार्जेस पैसे से नहीं देने, आपको सिस्टमेटिक आपको सब टॉपिक दिए जाते हैं। टॉपिक के बाद आपको शाम को MCQs करने होते हैं, तो आप यहाँ समझ पाते हो कि कितने टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए हैं। राइट, तो जुड़ सकते हो, बहुत अच्छा है। आप देखो भी जो पहले के हैं टारगेट, आप देख सकते हो उनको, MCQs शाम को 6 बजे वाला, सुबह मॉर्निंग के जो कुछ टॉपिक देते हैं, है ना, वो भी। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।